नमस्कार मित्रों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। वो भी हैंड राइटिंग नोट्स है, ये नहीं कि कहीं से उठाए और छाप दिए। और ये सारे नोट्स एकदम पढ़ पढ़ के गहराई से बनाए गए हैं, जो कि आजकल परीक्षाओं में वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई किताब पढ़ लेंगे तो 70-80% उसी में से फंस जाएगा, वैसा अब प्रश्न नहीं आ रहे हैं। कोई भी विषय और उस चैप्टर का आप जब तक उसे अध्ययन नहीं करेंगे, उसे समझेंगे नहीं, तब तक आप उससे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ऊपर से प्रश्न तो अब पूछ ही नहीं रहा है। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और इसकी गहराइयों में जाइए, और क्या उससे प्रश्न बन रहे हैं वो अपने नोट्स कीजिए। तो ठीक वैसे ही यह आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहा है प्राचीन इतिहास का, वैसे ही बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से उठाया गया है। पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा ख़त्म करा दिया है मैंने, और यह प्राचीन इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। और कार्बन डेटिंग, रुकिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब क्लियर आपको भी दिखेगा। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। ये जो ऊपर वाला है एकदम एमटीएस में हूबहू पूछा गया है, आप उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन। एमटीएस में एकदम यहीं से क्वेश्चन बने थे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या सीमाएं थी। इसकी सीमाएं को 4 भागों में बांटा गया है। मांडा और महाराष्ट्र से लेकर और बलूचिस्तान और मेरठ। ये उत्तरी सीमा में मांडा आता है, पूर्वी सीमा में मेरठ, और दक्षिणी सीमा में महाराष्ट्र, पश्चिमी सीमा में बलूचिस्तान। देख रहे हैं आप चित्र में, आप वैसे समझाया गया आपको, आप देख लीजिएगा। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ सतजल नदी, आलमगीरपुर हिड्डम नदी, सुतकांगेडोर दासक नदी, कुड़ाल सरस्वती नदी, बनावली सरस्वती नदी, चन्हुद्रो सिंधु नदी। ये सब नदियों के किनारे ये बसे कालीन नगर हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल एवं खोजकर्ता। हड़प्पा कालीन के स्थल और उसके खोजकर्ता कौन कौन हैं, उत्खननकर्ता कौन कौन हैं, आइए जानते हैं। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी एवं मर्टिमर व्हीलर हैं। दूसरा, हड़प्पा के खोज दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर इनके खोजकर्ता हैं। चुन्होदड़ो गोपाल मंजूमदार एवं अर्नेस्ट मैके। चौथा है लोथल रंगनाथ राव। पांचवा है कालीबंगा अमलानंद घोष एवं ब्राजवसी लाल। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट। रोपड़ यदत्त शर्मा। सुतगोंडेगोर सर मार्क अरेल स्टाइन। सुतकांगेडोर सर मार्क अरेल स्टाइन। ठीक है, अब ये देखिए आगे। नगर विन्यास पद्धति क्या थी उस समय, आइए जानते हैं। यह जाल पद्धति जिसे हम ग्रिड सिस्टम पर यह आधारित है। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण कर काटती थी। अब ये इनके वास्तुकला के बारे में जानते हैं। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था, और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिलें भी थी। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है।
फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। अब उस समय जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय कृषि का क्या मतलब क्षेत्र था, कृषि के क्या क्या कैसे कैसे होता था, अब वो जानते हैं हम। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया और सिंधुवासी चावल सात से लोथल से, बाजरा सात से लोथल एवं सौराष्ट्र रागी सरसों सात से कालीबंगा का उत्पादन करते थे। सिंधुवासी हल मत्स्य बनावली से प्रचलित थे। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। अब उस समय सिंधु घाटी के लोग पशुपालन भी हुआ करता था। तो पशुपालन में क्या था, सिंधुवासी हाथी एवं घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोट्टा अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था और सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अब आइए उनका व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था कि जैसे मान लीजिए 5 किलो गेहूं के बदले आप मुझे 5 किलो चावल दीजिए, ऐसा था। रुपया नहीं था उस समय। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान, ये प्रमुख आयात निर्यात ये सब वस्तुएं हैं। टीन का अफगानिस्तान ईरान से था, तांबा खेतड़ी राजस्थान में, चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान में, सोना अफगानिस्तान एवं दक्षिणी भारत में। संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। उस समय धर्म कौन से थे? धर्म यही था कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है और मोहनजोदड़ो की एक मोहर से वास्तविक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी और हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं। वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, कहें कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता है। समझे मित्रों? इसलिए लोग वृक्षों की पूजा करते थे, उनसे ही हमारा क्या है, जीवन है। अंत्येष्टि के प्रकार क्या थे? हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी: पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। ये जो मैंने भी बोला ये 3 है, यही तीनों हैं। 1 2 3 देखिए नंबर करके लिखा गया है। नेक्स्ट है लोथल से युग्म सावधान का साक्ष्य मिला था, सावधान का साक्ष्य मिला है, ये नोट कर लीजिएगा। विद्वान इसको सती प्रथा के रूप में देखते थे। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। लिपि उस समय क्या थी? सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब आइए आगे जानते हैं। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आप बता सकते हैं L.A. वेंडल ने किया था। सिंधु लिपि मानचित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानवकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और इसके अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी जानेंगे। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा प्रोहिस्टोरिक युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्यतः निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुत्ताकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चुन्हू से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूँ एवं जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूँ और जौ। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी।
सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल, इसके बारे में जानेंगे। पहला है हड़प्पा, यानी रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजे गए यह स्थल है। नेक्स्ट है, शंख का बना हुआ बैल नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त था। किस समय? हड़प्पा के समय। नेक्स्ट है, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ था। किस समय? हड़प्पा के समय। नेक्स्ट है, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, यह भी प्राप्त हुआ था हड़प्पा कालीन से। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी किनारे 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा खोजे गए यह एक सभ्यता थी। नेक्स्ट बिंदु है इसी के संबंध में, भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। प्रवेश द्वार गली में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त थी और एक श्रृंगी पशु आकृति वाला मोहर प्राप्त हुआ। इसे मौत का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मौत का टीला भी कहा जाता है। तीसरा है लोथल, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है लोथल। गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुआ था। चावल एवं बाजरा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई थी। पंचतत्व की चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ था। मम्मी का उदाहरण प्राप्त हुआ था। बतख, बारहसिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई थी। अब आइए कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। दोस्तों, अगर यही सब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको फ्री में नहीं पढ़ाया जाएगा। यह आपको इस चैनल पर फ्री में नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है जीएस का। आप कोई भी चैनल पर जाएंगे, जीएस का फाउंडेशन बैच लेंगे तो आपको यही सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और उसका पैसा भी लगेगा। आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको भी ऐसे नोट्स अगर पसंद हो, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो यह जीएस का नोट्स तैयार कर ले। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया। और यह प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा के दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे और जूते हुए खेत भी और सरसों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था यहीं से, कालीबंगा से। यह एक सिंग वाले देवता का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था और कपाल में छेद वाले बालक का शव प्राप्त भी हुआ था, जो कि शल्य क्रिया का उदाहरण है। चन्हू दड़ों के बारे में जानते हैं। मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ था। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी प्राप्त हुए थे। अब आइए, छठा है बनावली, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली और यह अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति होती है और हल की आकृति वाला खिलौना भी प्राप्त हुआ था यहीं से। सातवां है रोपड़, पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। मानव के साथ कुत्ते के दफना कर जाने का मतलब जो मानव के साथ दफनाया गया जाने वाला कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? रोपड़ में। धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है धौलावीरा। यहाँ पर जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई थी। 9वां है सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ साक्ष्य प्राप्त हुआ था। घोड़े की अस्थियाँ भी प्राप्त हुई थी यहीं से। अगला बिंदु है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसका जो मेन कारण है वो जानेंगे। पारिस्थितिक असंतुलन, जो कि जल पलावन था। शुष्कता, घग्गर का सूखना, जो कि बाह्य आक्रमण था। नदी मार्ग में परिवर्तन, जो कि प्रशासनिक स्थिरता थी।
बाढ़ का आना जलवायु में परिवर्तन था, यही इसके पतन का मेन कारण है। अब आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन नगरों का क्रम। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा, उसके बाद हड़प्पा, तब धौलावीरा, तब कालीबंगा। धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ये आप याद कर लिए। अब आइए हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। इसका समय निर्धारण है ऋग वैदिक काल से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी और ऋग वैदिक समाज का आधार परिवार था और परिवार प्रतिष्ठात्मक होता था। ऋग वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वैदिक कालीन वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेद त्रयी कहा जाता था, इसे त्रयी बोलते थे हम। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियों में गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है और इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है। इसमें ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित हेतु होता कहलाता था। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेखित मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ वेद अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदी तया कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार, जो कि 10वां मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार किया गया है। अस्तो माह सद्गमया ऋग्वेद से लिया गया है। यह एक श्लोक है, अस्तो माह सद्गमया। यह परीक्षा में कभी पूछा गया है, यह ऋग्वेद से लिया गया है। अब आइए सामवेद। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित उद्गान कहलाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों का उद्गम हुआ था, सा रे गा मा पा, जो कि आप जानते ही हैं, ऐसे ही की जानकारी प्राप्त होती है यहीं से, सामवेद से। सामवेद एवं अथर्ववेद के कोई अण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद ग्रंथवेद गंधर्ववेद कहलाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। तीसरा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों कर्मकांडों पर बल दिया गया है और इसका पाठ करने वाला अर्धवर्यु कहलाता है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई अण्यक। अब आइए जानते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। इसमें ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है अथर्ववेद को। और इसकी 2 शाखाएं हैं, पहली है शौनक, दूसरी है पिप्लाद। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं। अथर्ववेद में कुक के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अब आगे, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब आइए आरण्यक के बारे में जानते हैं। आरण्यक वनों में रचने के कारण में अरण्यक कहे जाते हैं
वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख अरण्यक हैं: ऐतरेय, तैतरणी, माध्यन्दिनी, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा बृहदारण्यक है। अब आइए उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत जनक पिता कहा जाता है। अब आइए वेदांग के बारे में जानेंगे। वेदांगों की संख्या 6 है। देखिए 6 लिखा गया है। पहला है शिक्षा वेदाई पुरुष की नाक, व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 के 6 क्या से हैं? वेदांग हैं। और वेदों से संबंधित ब्राह्मण हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ब्राह्मण, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को गोपद, यजुर्वेद को शतपथ, सामवेद को पंचवशी जैमिनीय, ऋग्वेद को ऐतरेय। इसके वेद और ब्राह्मण हैं। वेदों से संबंधित उपनिषद हैं। ये वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके उपनिषद हैं ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडक, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। वेदों से संबंधित अरण्यक है वेद अरण्यक, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐतरेय, छांदोग्य, जैमिनीय, ये तो अभी इसका अथर्ववेद का कोई नहीं है अरण्यक, अथर्ववेद का अरण्यक कोई नहीं है। और वेदों से संबंधित उपवेद हैं ये चारों वेदों के उपवेद हैं आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम जानेंगे ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति के बारे में, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को इसी तरह शुरू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।